कभी ऐसा लगा है कि आप एक कांच के बर्तन के अंदर बंद हैं। बाहर की दुनिया आपको दिख रही है, लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पर उनकी आवाज आप तक साफ नहीं पहुंच रही। सब कुछ धुंधला सा लगता है, जैसे आपके और दुनिया के बीच की हवा बासी हो गई है, भारी हो गई है। आप चीखना चाहते हैं, हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उस कांच को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं, पर आपका शरीर हिलता नहीं। आपकी आवाज गले में ही घुट कर रह जाती है। बाहर से देखने वालों के लिए आप बिल्कुल ठीक हैं। शायद आप मुस्कुरा भी रहे हैं, पर अंदर अंदर आपका दम घुट रहा है। आपका अपना दिमाग, आपकी अपनी सोच एक ऐसा कैद खाना बन गई है जिससे निकलने का कोई दरवाजा नहीं दिख रहा। अगर आपने कभी भी एक पल के लिए भी इस घुटन को महसूस किया है, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। आपका स्वागत है ऑडियो बुक वर्ल्ड में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, जब आपकी मुस्कान एक झूठ बन जाए। जब आप दुनिया के सामने एक चेहरा पहनते हैं और अकेले में दूसरा, तो जिंदगी एक बोझ की तरह लगने लगती है। हर कोई आपकी तारीफ करता है। आप कितने स्मार्ट हैं, आपकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है, और आप बस मुस्कुरा देते हैं। पर अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि यह सब एक नाटक है। आप सफल नहीं, थके हुए हैं। आप स्ट्रांग नहीं, टूटे हुए हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की थी, इसाना। वो न्यूयॉर्क शहर में एक बड़ी मैगजीन के लिए काम कर रही थी। उसने स्कॉलरशिप जीती थी। वो खूबसूरत थी, टैलेंटेड थी। बाहर से उसकी जिंदगी हर किसी के लिए एक सपने जैसी थी। पर हर पार्टी में, हर बड़ी मीटिंग में वो बस मुस्कुराती थी और अंदर से सोचती थी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यह लोग मुझ में ऐसा क्या देखते हैं जो मुझे खुद में नहीं दिखता? यह इम्पोस्टर सिंड्रोम की शुरुआत होती है। जब आपको लगता है कि आप अपनी ही सफलता के हकदार नहीं हैं। आप बस एक धोखा दे रहे हैं और किसी भी दिन आपका सच सबके सामने आ जाएगा। ओथर कहती हैं, खामोशी मुझे उदास नहीं कर रही थी। वो मेरी अपनी खामोशी थी जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। आपकी यह छुपी हुई खामोशी आपकी झूठी मुस्कान से ज्यादा शोर करती है, और यह शोर आपसे आपकी पूरी जिंदगी छीन सकता है अगर आपने इसे अनसुना किया। चैप्टर 2, जिंदगी का वह अंजीर का पेड़। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सामने इतने रास्ते हैं कि आप कोई भी रास्ता नहीं चुन पा रहे? एक आवाज कहती है, यह कर लो, इसमें भविष्य है। दूसरी कहती है, नहीं वो करो, उसमें पैशन है। और आप बस बीच में खड़े रह जाते हैं, पैरालाइज्ड बाय चॉइस। इतने विकल्प की दिमाग सुन पड़ जाता है। आपको लगता है कि अगर आपने एक रास्ता चुना तो बाकी सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और इस डर में आप कहीं नहीं जाते। एग्जाम्पल, लोनर जिंदगी को एक अंजीर के पेड़ की तरह देखती थी, जिसकी हर डाली पर एक पका हुआ रसीला अंजीर लगा था। एक अंजीर था एक खुशहाल शादी और बच्चे, दूसरा अंजीर था एक फेमस राइटर बनना, तीसरा एक प्रोफेसर बनना। वो हर अंजीर को देख रही थी, पर कोई एक तोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि बाकी सब छूट जाएंगे। और जानते हैं क्या हुआ? वो सोचती रही और एक एक करके सारे अंजीर काले पड़कर जमीन पर गिर गए। उसने कोई भी रास्ता नहीं चुना और जिंदगी का पेड़ खाली हो गया। हम हमेशा परफेक्ट चॉइस का इंतजार करते हैं, पर जिंदगी परफेक्ट चॉइस का नाम नहीं है। जिंदगी बस एक चॉइस करने का नाम है, और फिर उसे अपने लिए परफेक्ट बनाने का नाम है। चैप्टर 3, जब समाज की उम्मीदें आप पर हावी हो जाएंगी। समाज ने हमारे लिए कुछ बक्से बनाए हैं।
एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा एम्प्लॉई, और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम इनमें से किसी एक बक्से में फिट हो जाएं। पर क्या हो जब आपका दिल उन बक्सों के बाहर की दुनिया देखना चाहता हो? जब आप वह नहीं बनना चाहते जो सब आपको बनाना चाहते हैं। आपको कहा जाता है ऐसे कपड़े पहनो, इस उम्र तक शादी कर लो, और अगर आप सवाल करते हैं तो आपको रिबेल कहा जाता है। एग्जाम्पल एस्तर को बार बार यह एहसास कराया जाता था कि एक लड़की का सबसे बड़ा मकसद शादी करना और बच्चे पालना है। उसकी माँ कहती थी तुम्हारी राइटिंग तो बस एक हॉबी है, असली खुशी घर बसाने में है। उसके दोस्त उसे करियर वूमन कहकर चिढ़ाते थे। वो सबसे लड़ना चाहती थी, पर उसके अंदर की आवाज भी समाज के शोर में दबने लगी थी। यह लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं होती, यह लड़ाई आपके अंदर भी चलती है। आप वह बनने लगते हैं जो आप नहीं हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया आपको एक्सेप्ट कर ले। चैप्टर 4, जब आप आईने में खुद को नहीं पहचानते। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब आप आईने में देखते हैं और आपको सामने खड़ा इंसान अजनबी लगता है। आंखें आपकी हैं, चेहरा आपका है, पर अंदर की चमक वो इंसान कहीं खो गया है। आप सबसे मिलते हैं, बातें करते हैं, पर आपको महसूस होता है कि यह सब आप नहीं कर रहे। कोई और है जो आपके शरीर का इस्तेमाल करके यह सारी भूमिकाएं निभा रहा है। आप बस एक दर्शक बनकर अपनी ही जिंदगी का तमाशा देख रहे हैं। एग्जाम्पल एस्टर एक पार्टी में थी। चारों तरफ संगीत था, लोग नाच रहे थे, वह भी नाच रही थी, मुस्कुरा रही थी, पर उसे लग रहा था जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को दूर से देख रही है। उसे उस लड़की पर तरस आ रहा था जो इतनी भीड़ में भी भयानक अकेली थी। इसी को ए सेंस ऑफ अनरियलिटी कहते हैं। जब जिंदगी एक सपने जैसी लगने लगती है, एक बुरे सपने जैसी। आप जो महसूस कर रहे हैं और जो आप दिखा रहे हैं, उसके बीच की खाई इतनी गहरी हो जाती है कि आप उसी में गिरने लगते हैं। आप खुद से कनेक्ट नहीं कर पाते, और जब आप खुद से ही दूर हो जाएं, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको खुशी नहीं दे सकती। इस अजनबीपन को पहचानना ही पहला कदम है खुद तक वापस लौटने का। जब तक आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आप खो गए हैं, तब तक घर वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। चैप्टर 5, वो कांच का बर्तन जो आपको दुनिया से अलग करता है। द बेलजार। यह इस किताब का और शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मेटाफोर है। यह कोई असली कांच का बर्तन नहीं है, यह हमारे दिमाग की बनाई हुई एक अदृश्य दीवार है। एक ऐसा गुंबद जो हमारे ऊपर आकर बैठ जाता है और हमें बाकी दुनिया से अलग कर देता है। बाहर सब कुछ वैसा ही रहता है। सूरज निकलता है, लोग काम पर जाते हैं, पर बेलजार के अंदर हवा बासी हो जाती है। हर रंग फीका पड़ जाता है, हर आवाज दबी हुई लगती है, और हर एहसास नकली लगता है। एग्जाम्पल एम्बर को लगता था कि वह जहां भी जाएगी यह बेलजार उसके साथ जाएगा। न्यूयॉर्क की चमक धमक, घर का आराम, दोस्तों का साथ, कुछ भी उस कांच के पार नहीं आ पाता था। वो एक ही जगह पर एक ही हवा में बार बार सांस ले रही थी, और हर सांस के साथ उसका दम और घुट रहा था। डिप्रेशन यही है। यह कोई उदासी नहीं है जो 1-2 दिन में चली जाए। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपका दिमाग आपको यकीन दिला देता है कि आप अकेले हैं और हमेशा अकेले ही रहेंगे। बेलजार के अंदर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, पर रास्ता है, और उस रास्ते का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि आप उस बेलजार के अंदर हैं। चैप्टर 6, जब मदद मांगना सबसे मुश्किल काम बन जाए। जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं,
हमें बुखार होता है या चोट लगती है तो हम बिना झिझक डॉक्टर के पास जाते हैं। पर जब हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जब हमारा दिल और दिमाग थका होता है, तो हम खामोश हो जाते हैं। हमें डर लगता है कि लोग हमें पागल कहेंगे, कमजोर समझेंगे। हम अपनी तकलीफ को एक राज की तरह छिपाने लगते हैं और वह राज अंदर ही अंदर हमें खाने लगता है। हम मदद मांगना चाहते हैं, पर हमारे शब्द बाहर नहीं आते। एग्जाम्पल, एम्बर को पता था कि वह ठीक नहीं है। वो अपनी माँ से बात करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, पर उसकी माँ ने उसकी बातों को बस एक बुरा मूड कहकर टाल दिया। उसने एक डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, पर उस डॉक्टर ने उसकी तकलीफ को समझे बिना उसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दे दी, जिसने उसे और तोड़ दिया। जब आपकी मदद की पुकार कोई नहीं सुनता तो आप और ज्यादा अकेले हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद गलती आप में ही है, शायद आप ही ज्यादा सोच रहे हैं। पर सच यह है कि मेंटल इलनेस उतनी ही रियल है जितनी फिजिकल इलनेस, और इसके लिए मदद मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत की निशानी है। सही डॉक्टर, सही दोस्त, सही थेरेपिस्ट आपको उस बेलजार से बाहर निकाल सकता है। यह सफर अकेले तय करने के लिए नहीं बना है। मदद मांगना कंट्रोल छोड़ने जैसा नहीं है। यह अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। यह कहना है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। चैप्टर 7, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी? जब आप अंधेरे में बहुत देर तक रह लेते हैं तो आपकी आंखों को रोशनी से डर लगने लगता है। आप भूल जाते हैं कि उजाला कैसा होता है, खुशी कैसी महसूस होती है। बेलजार के अंदर एक सवाल आपको हर पल परेशान करता है, क्या मैं कभी पहले जैसी हो पाऊंगी? आपको अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है, जब आप खुलकर हंसते थे, जब आप सपनों के पीछे भागते थे और आपको यकीन नहीं होता कि वो इंसान आप ही थे। उम्मीद एक ऐसी चीज लगती है जो दूसरों के लिए बनी है, आपके लिए नहीं। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल में ईस्टर दूसरी मरीजों को देखती थी। कुछ ठीक होकर घर जा रहे थे, कुछ वापस आ रहे थे। उसे डर लगता था कि वह भी उन्हीं में से एक होगी जो ठीक होने का नाटक करेगी पर अंदर से हमेशा टूटी हुई रहेगी। उसे लगता था कि बेलजार शायद ऊपर उठ जाए पर वो हमेशा उसके सिर पर लटकता रहेगा, कभी भी वापस नीचे आने के लिए। रिकवरी एक सीधी लाइन नहीं होती, यह उतार चढ़ाव से भरी होती है। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत बुरे। जिस दिन आप अच्छा महसूस करते हैं, आपको उम्मीद मिलती है, और जिस दिन आप बुरा महसूस करते हैं, आपको लगता है कि सारी मेहनत बेकार हो गई। पर हर बुरा दिन उस रिकवरी का हिस्सा है। यह आपको सिखाता है कि आप गिरे हैं, पर आप फिर से उठ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पहले जैसी बने, जरूरी यह है कि आप एक ऐसी नई बने जो अपनी कीमत जानती है। चैप्टर 8, अपनी कहानी को फिर से लिखना। एक वक्त आता है जब आपको यह एहसास होता है कि आप अपनी जिंदगी के सिर्फ किरदार नहीं हैं, आप उसके लेखक भी हैं। जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते। जिन लोगों ने आपको दर्द दिया उन्हें आप मिटा नहीं सकते, पर आप उस कहानी को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि अगला चैप्टर कैसा होगा। आप अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। आप अपने निशानों को एक मेडल की तरह पहन सकते हैं, यह दिखाने के लिए कि आपने एक जंग लड़ी है और आप उसमें जिंदा बचे हैं। एग्जाम्पल, एस्थर को एहसास हुआ कि वह उन सभी लोगों से अलग है जिन्होंने उसे डिफाइन करने की कोशिश की थी। वह सिर्फ अपनी माँ की बेटी नहीं थी, वह सिर्फ एक मेंटल पेशेंट नहीं थी, वो एस्टर थी। एक राइटर, एक सर्वाइवर,
उसने अपनी कहानी को समाज की उम्मीदों से नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर लिखने का फैसला किया। जब आप अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हैं तो वह आप पर हावी होना बंद कर देता है। आप उसे एक सबक की तरह देखते हैं, एक सजा की तरह नहीं। आप समझते हैं कि बेलजार ने आपको तोड़ा, पर उसी ने आपको यह भी सिखाया कि आप कितने मजबूत हैं। आपकी कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसे आप खुद लिखेंगे और इस बार आप डरेंगे नहीं। कल का दिन एक खाली पन्ना है और कलम आपके हाथ में है। यह आपकी चॉइस है कि आप उस पर कौन सी कहानी लिखते हैं। चैप्टर 9, इम्परफेक्ट जिंदगी की खूबसूरती। हम सब एक परफेक्ट जिंदगी का पीछा करते हैं। परफेक्ट जॉब, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट बॉडी। हमें लगता है कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तभी हम खुश रहेंगे। पर जिंदगी परफेक्शन में नहीं, इम्परफेक्शन में है। खुशी उन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने में है। खुशी गिरने के बाद फिर से उठने में है। खुशी यह जानने में है कि आप टूटे हुए हैं, पर फिर भी आप खूबसूरत हैं। एग्जाम्पल, एस्थर ने अपनी जिंदगी के इम्परफेक्ट टुकड़ों को देखना शुरू किया। उसकी टूटी हुई रिलेशनशिप्स, उसका अधूरा करियर, उसकी मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष। पहले वह इन सब से नफरत करती थी, पर अब उसे इन्हीं टुकड़ों में अपनी कहानी दिख रही थी। यह टुकड़े ही थे जिन्होंने उसे वह बनाया था जो वह आज थी। बेलजार शायद पूरी तरह से कभी नहीं जाता, वह दूर कहीं आसमान में रहता है। पर अब आप जानते हैं कि अगर वह वापस नीचे आने लगे तो आपको उससे कैसे लड़ना है। आप अपनी इम्परफेक्शन को गले लगाते हैं क्योंकि यही आपको इंसान बनाती है, और एक इम्परफेक्ट इंसान होना एक परफेक्ट मूर्ति होने से कहीं ज्यादा बेहतर है। चैप्टर 10, आजादी का असली मतलब। आजादी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है जो मन में आए वह करना, या इसका मतलब है किसी भी चीज से ना डरना? द बेलजार हमें सिखाता है कि असली आजादी समाज की जंजीरों से नहीं बल्कि अपने दिमाग की जंजीरों से मुक्त होना है। असली आजादी है यह जानते हुए भी कि आप गिर सकते हैं, आगे कदम बढ़ाना। असली आजादी है लोगों की राय से ऊपर उठकर अपने दिल की सुनना। असली आजादी है खुद को माफ करना। एग्जाम्पल, जब ईस्टर अस्पताल से बाहर निकलती है तो वह आजाद महसूस करती है। यह आजादी इसलिए नहीं थी कि वह ठीक हो गई थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसने अपने डर का सामना कर लिया था। उसे अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया उसे कैसे देखेगी। उसने खुद को खुद की नजरों में स्वीकार कर लिया था। यह किताब एक सुसाइड नोट की तरह शुरू होती है और एक उम्मीद की किरण पर खत्म होती है। यह हमें बताती है कि सबसे घने अंधेरे के बाद भी सुबह होती है। आपका बेलजार आपकी कैद नहीं है, वो एक मौका है खुद को और गहराई से जानने का और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर बाहर आने का। चैप्टर 11, अपनी आवाज ढूंढना। जब आप दूसरों की आवाजों से घिरे होते हैं, माँ बाप, दोस्त, समाज, तो अपनी खुद की आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। आपकी अंदर की आवाज बहुत धीमी होती है और बाहर का शोर बहुत ज्यादा। आप वो करने लगते हैं जो दूसरे चाहते हैं। आप वह बनने लगते हैं जो दूसरे आपको देखना चाहते हैं, और धीरे धीरे आप भूल जाते हैं कि आप असल में क्या चाहते थे। आप असल में कौन थे? एग्जाम्पल, एस्टर एक बेहतरीन राइटर थी, पर उसके प्रोफेसर कहते थे कि उसकी पोएट्री में एक्सपीरियंस की कमी है। उसका बॉयफ्रेंड कहता था कि राइटिंग से घर नहीं चलता। इन सब आवाजों के बीच उसने लिखना लगभग छोड़ ही दिया था। उसे लगने लगा था कि उसकी आवाज में कोई दम नहीं है। अपनी आवाज को ढूंढने का मतलब है उस शोर को शांत करना, अकेले बैठना और खुद से पूछना, मैं क्या चाहता हूं? मेरी खुशी किस में है?
शुरू में कोई जवाब नहीं आएगा, सिर्फ खामोशी होगी। पर अगर आप सुनते रहेंगे तो एक दिन वो दबी हुई सहमी हुई आवाज आपको सुनाई देगी, और वही आपकी असली आवाज है। चैप्टर 12, गुस्से को समझना। गुस्सा एक ऐसी इमोशन है जिसे हमेशा बुरा माना गया है। खासकर लड़कियों के लिए उन्हें सिखाया जाता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। शांत रहो, सब्र करो, मुस्कुराओ, और हम अपना गुस्सा अंदर ही अंदर पीते रहते हैं। पर वो गुस्सा कहीं जाता नहीं है, वह जमा होता रहता है, और एक दिन वो या तो ज्वालामुखी की तरह फटता है या फिर वह अंदर ही अंदर आपको जलाने लगता है। डिप्रेशन अक्सर दबाया हुआ गुस्सा ही होता है। एग्जाम्पल, एस्थर को बहुत गुस्सा आता था समाज के दोहरेपन पर, लड़कों को मिलने वाली आजादी पर, लड़कियों से की जाने वाली उम्मीदों पर वह अपना गुस्सा कभी दिखा नहीं पाती थी। वो बस मुस्कुराती थी और अंदर ही अंदर जलती रहती थी। उसका सारा गुस्सा खुद की तरफ मुड़ गया था। अपने गुस्से को समझना जरूरी है। गुस्सा आपको बता रहा है कि आपकी कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। गुस्से को दबाने की बजाय उसे एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। उसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए, उन चीजों के खिलाफ खड़े होने के लिए जो आपको नीचे खींच रही हैं। चैप्टर 13, अकेलापन वर्सेस अकेले रहना। अकेलापन एक सजा जैसा लगता है और अकेले रहना एक चुनाव। जब आप अकेलेपन में होते हैं तो आप किसी का साथ चाहते हैं, पर जब आप अकेले रहना चुनते हैं तो आप अपना खुद का साथ एंजॉय करते हैं। बेलजार के अंदर आप भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं। आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता। आप लोगों से घिरे होते हैं, पर आपका कनेक्शन किसी से नहीं होता। यह अकेलापन किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा तकलीफ देता है। एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क में एस्टर के चारों तरफ लोग थे, पार्टीज थी, दोस्त थे, पर वो सबसे ज्यादा अकेला वहीं महसूस करती थी। वो सबसे बात करती थी, पर उसकी बातें सतह पर होती थी। वो अपनी असली फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे डर था कि कोई समझेगा नहीं। अकेलेपन से बाहर निकलने का रास्ता दूसरों में नहीं, खुद में शुरू होता है। जब आप अकेले रहना सीखते हैं, जब आप अपनी कंपनी में खुश रहना सीखते हैं, तो आप सही लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। आप डेस्परेट होकर किसी का साथ नहीं ढूंढते, आप एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाते हैं। अकेले रहना आपको सिखाता है कि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है, वह आपके अंदर है। पहले खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए, फिर देखिएगा दुनिया आपकी दोस्त बन जाएगी। आपका अकेलापन आपके सबसे बड़े सुकून में बदल जाएगा। चैप्टर 14, जब आपका शरीर आपका दुश्मन बन जाए। हम अक्सर अपने दिमाग और शरीर को अलग अलग देखते हैं, पर वह दोनों जुड़े हुए हैं। जब आपका दिमाग बीमार होता है तो आपका शरीर भी दर्द महसूस करता है। आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, आपको नींद नहीं आती या बहुत ज्यादा आती है, आपको भूख नहीं लगती या आप बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा है कि कुछ गलत है, पर हम उन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि यह बस थकान है और हम काम में और ज्यादा डूब जाते हैं। हम अपने शरीर से एक मशीन की तरह काम लेते हैं। एग्जाम्पल, एस्थर का शरीर उसे हर तरह से सिग्नल दे रहा था। वो सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, उसने नहाना तक छोड़ दिया था। उसका शरीर थक चुका था, पर उसका दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो अपने शरीर से नफरत करने लगी थी। अपने शरीर की सुनना सीखिए, वह आपसे बात कर रहा है।
जब वह आराम मांगे तो उसे आराम दीजिए। जब वह अच्छा खाना मांगे तो उसे हेल्दी फूड दीजिए। जब वह मूवमेंट मांगे तो एक्सरसाइज कीजिए। सेल्फ केयर सिर्फ फैंसी स्पा डे का नाम नहीं है। सेल्फ केयर है अपने शरीर की जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना, क्योंकि एक थके हुए शरीर में एक खुश दिमाग नहीं रह सकता। चैप्टर 15 तुलना का जहर। सोशल मीडिया के इस दौर में हम हर पल अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से कर रहे हैं। हम उनकी वेकेशन की तस्वीरें देखते हैं, उनकी सक्सेस की स्टोरीज पढ़ते हैं और हमें अपनी जिंदगी बहुत छोटी और बेकार लगने लगती है। हम भूल जाते हैं कि हम उनकी हाईलाइट रील की तुलना अपने बिहाइंड द सीन्स से कर रहे हैं। हम उनका सबसे अच्छा दिन देख रहे हैं और अपना सबसे बुरा दिन महसूस कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एस्थर अपनी दोस्त डोरीन को देखती थी जो खूबसूरत थी, कॉन्फिडेंट थी और लड़कों के बीच पॉपुलर थी। वो जवान को देखती थी, वो हर किसी से अपनी तुलना करती थी और हर तुलना के बाद वह खुद को और कम महसूस करती थी। ऑथर कहती हैं, जेलसी इज अ सिम्टम ऑफ लैक ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ आवर ओन यूनिकनेस। मतलब ईर्ष्या इस बात का लक्षण है कि हम अपनी खासियत की सराहना नहीं करते। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि आपका सफर यूनिक है, आपकी कहानी अलग है, उस दिन आप तुलना करना बंद कर देंगे। आप दूसरों से इंस्पायर होंगे, उनसे जलेंगे नहीं। सूरज और चांद की कोई तुलना नहीं होती, वह दोनों अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। आपका भी वक्त आएगा, बस अपनी चमक पर भरोसा रखिए। अगर दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इम्पोर्टेंट समरी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल का साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।